जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी। यानी यदि आपने पेपर 2 में एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग मॉक टेस्ट करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं और प्रश्नों का जो संभावित है कि सीटेट में पूछे जा सकते हैं, ये सभी आपके एनसीईआरटी से प्रश्न लिए गए हैं। आज ये मॉक टेस्ट तीसरा है हम लोग का। इससे पहले 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आइए तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सप्तऋषि के बारे में। सप्तऋषि तारामंडल के दो तारों को मिलाने वाली रेखा किस तारे की दिशा को दर्शाती है। चार विकल्प है मेरे भाई आपके सामने। इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ध्रुव तारा। क्या होगा? ध्रुव तारा। देखिए, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। प्राचीन काल में लोग इसकी मदद से रात में दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है, अपीलीय व्यवस्था के बारे में। कह रहा है कि जो अपीलीय व्यवस्था है इसका क्या अर्थ है। ठीक है ना। यानी जनता सीधे प्रधानमंत्री से अपील कर सकती है, ठीक है, या कोई व्यक्ति निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध ऊपरी अदालत में जा सकता है, या केवल पुलिस को सजा देने का अधिकार है, या वकील ही जज के फैसले को बदल सकता है। देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प बी होगा। यानी आप जो अपीलीय व्यवस्था होता है वो ये होता है कि कोई व्यक्ति यदि निचली अदालत से संतुष्ट नहीं है, उसके फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो उसके विरुद्ध वह ऊपरी अदालत में जा सकता है। बात समझ में आ रहा है आपको। देखिए, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। यदि किसी को लगता है कि निचली अदालत ने सही न्याय नहीं किया तो वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में श्रम के विभाजन को दिखाते समय किस बात से बचना चाहिए। यदि आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं और उस पाठ्य पुस्तक में श्रम के विभाजन को दिखाते समय किस बात से आपको बचना चाहिए। आपके सामने चार विकल्प हैं। महिलाओं को केवल घरेलू कामों में दिखाना चाहिए, पुरुषों को बाहर के कठिन कामों में दिखाना चाहिए, महिलाओं और पुरुषों को विविध और गैर परंपरागत भूमिकाओं में दिखाना चाहिए, या ए और बी दोनों से बचना चाहिए। तो किससे आपको बचना है मेरे भाई? देखिए, आपका विकल्प डी सही हो जाता है। यानी पहले और दूसरे कथन से आपको बहुत बचना है। यानी ये नहीं कि उस पाठ पुस्तक में श्रम के विभाजन को महिलाओं घरेलू काम दे देते हैं और पुरुषों को बाहर का काम दे देते हैं। तो मेरे भाई, ये जेंडर विभिन्नता है, भेदभाव है, ठीक है ना। ये रूढ़िवादिता है, रूढ़िगत सोच है। ऐसे कार्य को नहीं करना है। लैंगिक समानता दिखानी चाहिए आपको, लैंगिक असमानता नहीं दिखाना है मेरे भाई, ध्यान रखना है। जैसे महिला पायलट या पुरुष रसोईया, इस तरह का आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि शून्य का आविष्कार और दशमलव प्रणाली का विकास प्राचीन भारत के किस काल की देन मानी जाती है। आपको बताना है शून्य का आविष्कार और दशमलव प्रणाली का विकास प्राचीन भारत के किस काल की देन मानी जाती है मेरे भाई। तो देखिए, ये विकल्प आपका बी सही हो जाता है। यानी यह गुप्त काल की देन मानी जाती है। कब की? गुप्त काल की। देखिए, आर्यभट्ट, ध्यान से समझिए, आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री गुप्त काल के थे। इसी समय गणित में क्रांतिकारी विकास हुए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है। बताइए, ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन से हैं? चार विकल्प हैं आपके पास। थार के मरुस्थल, खंभात की खाड़ी, गंगा का मैदान और हिमालय की चोटी। ठीक है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाता है खंभात की खाड़ी, गुजरात। देखिए, संकरी खाड़ियों में बांध बनाकर ज्वार से बिजली पैदा की जाती है। भारत में कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, ठीक है। चले अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। कथन है कि भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। कारण है कि इसमें परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करने का प्रावधान है। तो आपके सामने तीन विकल्प है। ए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कह रहा है ए सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। और तीसरा कह रहा है ए सही है पर आर गलत है। देखिए मेरे भाई, विकल्प ए सही हो जाता है। यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प पहला सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान को एक जीवंत संविधान कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि संविधान स्थिर नहीं है, समय और समाज की बदलती ज़रूरतों के अनुसार इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, इसलिए इसे जीवंत कहा जाता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है ज़ब्त प्रणाली के संबंध में, और आपसे कह रहा है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, कि मुगल काल में ज़ब्त प्रणाली का क्या अर्थ था? आपको बताना है मेरे भाई, मुगल काल के समय जो ज़ब्त प्रणाली थी, उसका क्या अर्थ है? विद्रोही राजाओं की संपत्ति को ज़ब्त करना। विकल्प बी कह रहा है कि पिछले 10 वर्षों के औसत पैदावार और कीमतों के आधार पर निर्धारित राजस्व व्यवस्था। और विकल्प सी कह रहा है युद्ध में जीते गए घोड़ों को शाही सेना में शामिल करना। और विकल्प डी कह रहा है कि धार्मिक संस्थानों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि। तो ज़ब्त प्रणाली क्या होती थी मेरे भाई, आपको बताना है। देखिए, अगर बात करें ज़ब्त प्रणाली के बारे में तो बिल्कुल विकल्प बी ठीक हो जाता है, यानी पिछले 10 वर्षों के औसत पैदावार और कीमतों के आधार पर निर्धारित राजस्व व्यवस्था ही क्या कहलाती थी? ज़ब्त प्रणाली कहलाती थी। बात ध्यान रखना है, अकबर के राजस्व मंत्री टोंडरमल के द्वारा, ध्यान से समझिए, अकबर के राजस्व मंत्री टोंडरमल ने 10 साल यानी 1570 से लेकर 1580 की अवधि के लिए कृषि पैदावार और कीमतों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया और इस आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद कर तय किया, जिसे जब्त कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तो किसने इसे शुरू किया? तो टोंडरमल ने। किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि नीच ज्वार कब आते हैं? उच्च ज्वार अभी आपके पिछले प्रश्नों में था, अब आपको बताना है नीच ज्वार कब आते हैं। विकल्प ए है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। विकल्प बी कह रहा है कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर एक दूसरे के समकोण यानी 90 डिग्री पर होते हैं। विकल्प सी कह रहा है केवल अमावस्या के दिन। और विकल्प डी कह रहा है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है तब। अब 4 विकल्प आपके सामने है, बताना है कि नीच ज्वार कब आता है मेरे भाई। चलिए बताइए, 4 विकल्प है। देखिए, इसको जब सही देखेंगे तो विकल्प बी ठीक हो जाता है आपका, यानी जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर एक दूसरे के समकोण यानी 90 डिग्री पर होते हैं तो जो है नीच ज्वार आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, होता क्या है, जब सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में यानी समकोण पर कार्य करती है तो समुद्र के जल का खिंचाव कम हो जाता है, जिससे ज्वार की ऊंचाई कम होती है। इसे लघु ज्वार या फिर नीच ज्वार कहा जाता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। तो आपका विकल्प बी ठीक हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि मैला ढोने की प्रथा, ठीक है ना, मैला ढोने की प्रथा के विरुद्ध भारत सरकार ने 1993 और 2013 में कड़े कानून क्यों बनाए? क्या जरूरत पड़ी कि मैला ढोने की प्रथा के विरुद्ध भारत सरकार ने 1993 में और 2013 में एक कड़ा कानून बनाया? देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होता है विकल्प बी ठीक हो जाता है, यानी इस कार्य में लगे लोगों को गरिमा और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी हो गया कि भारत सरकार इसके विरुद्ध एक कड़ा कानून बनाए। देखिए, होता क्या है कि यह प्रथा अमानवीय है, ठीक है ना। मैला जो ढोने की प्रथा है, गंदगी ढोने की प्रथा, ये प्रथा अमानवीय प्रथा है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 21 में सम्मान के साथ जीने का जो अधिकार है उसका ये उल्लंघन होता है मैला ढोने वाले कार्य में। तो ध्यान से समझिए मेरे भाई, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से कहता है कि हर नागरिक को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है, ठीक है ना, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। और अनुच्छेद 17 ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता यानी छुआछूत की भेदभाव नहीं कर सकते। इसलिए ये भारत सरकार ने 1993 में और 2013 में मैला ढोने की प्रथा के विरुद्ध एक कठोर कानून बनाया। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में त्योहारों पर चर्चा करते समय आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए। आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं और जब आप त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं उस समय आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? 4 विकल्प आपके सामने दिख रहे हैं, चारों विकल्प में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखिए, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी होगा, यानी यह दिखाना कि विभिन्न संस्कृतियों में उत्सव मनाने के पीछे साझा मूल्य क्या है, ठीक है ना। एक शिक्षक होने के नाते आपको इसको समझना चाहिए। अगला प्रश्न है,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न भी है। शंकर देव द्वारा प्रतिपादित एक शरण नाम धर्म किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसका विकल्प बी सही हो जाता है, यानी असम क्षेत्र में। कब कहाँ होता है? असम क्षेत्र में। देखिए 15वीं सदी के संत होते हैं शंकर देव। शंकर देव ने विष्णु की भक्ति पर जोर दिया और उन्होंने नाम घर यानी प्रार्थना घर स्थापित करने की पद्धति शुरू की, जो आज भी असम में प्रचलित है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? आपको बताना है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो देखिए 4 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प आप बताइए कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन गैस मुख्य जिम्मेदार है। देखिए चारों में से जो सबसे सही विकल्प होगा वो विकल्प बी ठीक होगा, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFCS जो है वो जिम्मेदार है ओजोन परत के क्षरण के लिए। बात आपको ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं जो एयर कंडीशनर होता है, ठीक है ना, जो आप सभी इससे वाकिफ होंगे, जो एयर कंडीशनर होता है यानी जो AC होता है और जो फ्रिज होता है, ठीक है ना, और एयरोसोल स्प्रे से निकलने वाली जो CFC गैस समताप मंडल में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, जिससे होता क्या है कि सूर्य की जो परावैंगनी किरण है यानी वायवी किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचती है। आप सभी जानते हैं जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में होता है, और ओजोन परत क्या करता है, सूर्य से जो हानिकारक हमें सूर्य से जो हानिकारक गैस पृथ्वी तक आती है जिसका नाम है परावैंगनी किरण, जो हानिकारक किरण है जो पृथ्वी तक आती है, उसको ओजोन परत रोकता है, ठीक है ना। और ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है तो इससे स्किन डिजीज ज़्यादा मात्रा में इसकी होने की संभावनाएं बढ़ रही है, यानी चर्म रोग से संबंधित जो भी है समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ओजोन परत क्या करता है, उसी को रोकता है जो हानिकारक किरण है जो पृथ्वी तक आती है, ठीक है। तो आपका जो सही विकल्प है मेरे भाई विकल्प बी ठीक हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, सरकार जन सुविधाओं जैसे जल आपूर्ति के लिए पैसा कहाँ से जुटाती है? तो देखिए आप सभी जानते हैं लोगों से वसूले गए कर और सेवाओं के मामूली शुल्क से ही सरकार जल आपूर्ति करती है। बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त बर्तनों के टुकड़ों के अध्ययन से छात्र क्या सीख सकते हैं? तो आप सभी जानते होंगे कि इससे उस समय के लोगों की कला और तकनीकी कौशल को भी छात्र सीखेंगे और उनके खान पान और व्यवहारिक संबंधों के बारे में भी छात्र जानेंगे। तो विकल्प सी ठीक हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजों की नील की खेती की निज व्यवस्था में क्या मुख्य समस्या थी? बताइए। तो देखिए अंग्रेजों की नील की खेती की जो मुख्य समस्या थी वो थी विकल्प बी, यानी बगान मालिकों को बड़े भूखंडों की आवश्यकता थी जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मिलना मुश्किल था, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं तो अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जनसंख्या घनत्व अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जनसंख्या घनत्व अधिक होने का मुख्य कारण क्या है, बताइए। देखिए इसके लिए विकल्प सी ठीक हो जाता है, यानी उपजाऊ मिट्टी और कृषि के लिए उपयुक्त समतल भूमि की उपलब्धता यहाँ के जनसंख्या घनत्व अधिक होने का मुख्य कारण है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होता है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। कह रहा है विकल्प ए कि इसे केवल उच्च न्यायालय में दर्ज किया जाता है। दूसरा विकल्प बी कह रहा है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी के लिए FIR दर्ज करना अनिवार्य है। विकल्प सी कह रहा है कि FIR केवल पीड़ित व्यक्ति ही दर्ज करा सकता है, और डी कह रहा है कि इसके लिए पैसा देना अनिवार्य है। तो मेरे भाई आप सभी जानते हैं FIR जो है वो संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी के लिए FIR दर्ज करना अनिवार्य है। विकल्प बी ठीक हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो सतत विकास
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है। आपको बताना है कि सतत विकास की अवधारणा को कक्षा में पेश करने के लिए कौन सा उदाहरण सबसे प्रभावी होगा। 4 विकल्प है, यानी जंगल को पूरी तरह काटकर फैक्ट्री बनाना, या वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा का उपयोग करना, या फिर पेट्रोल का अधिकतम उपयोग करना, या प्लास्टिक को जलाना। तो विकल्प बी ठीक हो जाता है, वर्षा जल संचयन करना, ठीक है ना, और सौर ऊर्जा का उपयोग करना सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझा सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है लघु चित्र के बारे में, और कह रहा है लघु चित्र के संदर्भ में वसोहली शैली किस क्षेत्र से संबंधित है। जो लघु चित्र होता है उसमें एक शैली है, चित्र शैली है वसोहली चित्र शैली। इसके बारे में कौन सा क्षेत्र संबंधित है, प्रसिद्ध है, बताना है। देखिए इसके लिए विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा क्षेत्र जो है वो वसोहली शैली के लिए प्रसिद्ध है। बात आपको ध्यान रखना है। देखिए 17वीं सदी में हिमालय की तलहटी में वसोहली नामक एक साहसी और भावपूर्ण लघु चित्र शैली का विकास हुआ। भानुदत्त की रसमंजरी यहाँ एक प्रसिद्ध चित्रित विषय था, ठीक है ना। भानुदत्त की एक प्रसिद्ध चित्रित शैली है रसमंजरी, ध्यान रखिएगा। रसमंजरी किसका है, तो भानुदत्त की है। और वसोहली क्या है, तो एक लघु चित्र शैली है। कहाँ की है, हिमालय की तलहटी की, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है वेल्ट किस देश के शीतोष्ण घास के मैदान है। आपको बताना है जो वेल्ड है वो किस देश के शीतोष्ण घास के मैदान है, बताइए। तो ध्यान रखना है आपको, विकल्प बी ठीक हो जाता है, यानी दक्षिण अफ्रीका के एक घास के मैदान है आपके, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कह रहा है कि कथन भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और कारण है लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनके लिए कानून और निर्णय लेते हैं, बताइए। ध्यान रखिएगा इसका विकल्प ए ठीक हो जाता है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी बात बिल्कुल ठीक है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि उनके तरफ से संसद में कानून बनाते हैं और निर्णय लेते हैं। तो ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी से लिए गए प्रश्न हैं, जो आपके सीटेट के 2026 एसएसटी पेपर 2 के लिए संभावित प्रश्न बन सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए